तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो ये सामाजिक विज्ञान का हमारा तीसरा भाग है, इसका क्या नाम है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय नंबर 7, जिसका क्या नाम है? हमारा अध्याय नंबर 7 का जो बाजार की इकाई से संबंधित पाठ है, हमारे आसपास के बाजार। इसके अंतर्गत हमने इसके दो भागों का क्या कर लिया है? अध्ययन कर लिया है। अब हम एक बार इसको पुनः याद कर लेते हैं कि दो भागों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो इससे आपको पुनः याद भी हो जाएगा साथ में। सबसे प्रथम भाग में हमने क्या पढ़ा था? साप्ताहिक बाजार और मोहल्ले की दुकानें। कि साप्ताहिक बाज़ारों में क्या होता है, वो कैसी ये दुकानें होती है, उनमें सस्ता सामान क्यों मिलता है, और साथ में मोहल्ले की जो दुकानें हैं वो कहाँ पर होती है, और उसमें आस पड़ोस के लोगों से वहाँ का संबंध कैसा हो जाता है उनका मोहल्ले की दुकानों से। साथ में हमने इसमें सुजाता की कहानी के माध्यम से भी आपको समझाया, और साप्ताहिक बाज़ार के अंतर्गत हमने समीर की कहानी के माध्यम से भी आपको समझाया कि वो कैसे साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़े की दुकान लगाता है। इसके दूसरे भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किस किस प्रकार की दुकानें होती है, और मॉल में किस प्रकार की दुकानें, विभिन्न मंजिलों पर एक ही जगह है ना, अलग अलग प्रकार के बाज़ार होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिलने वाला सामान है वो ब्रांडेड कंपनियों का होता है और साथ में महंगा होता है। जो मध्यम आय वर्गीय लोग या गरीब लोगों के लिए वहाँ से सामान खरीदना वो सक्षम नहीं रहते हैं, असमर्थ रहते हैं वहाँ पर सामान खरीदने में। इसके अंतर्गत हमने ये भी पढ़ा कि जो हर जगह बाज़ार होते हैं, आप जरूरी नहीं हो कि बाज़ार में ही जाओ सामान खरीदने। आज की वस्तु स्थिति के रूप में देखते हैं तो हम ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से भी हम घर बैठे किसी दुकान से सामान मंगा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करके है ना, जो हम ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, और घर बैठे सभी प्रकार के सामान आप मंगवा सकते हो। इसी के अंतर्गत हम इसी भाग 2 के अंतर्गत हमने देखा कि क्या बाज़ारों में समानता स्थापित होती है। जो वहाँ के ख़रीदार हैं, अलग अलग प्रकार के बाज़ार, और जो बाज़ारों में जो विभिन्न प्रकार का विभिन्न बाज़ारों द्वारा जो लाभ कमाया जाता है वो क्या समान होता है सभी स्तरों पर? बिल्कुल भी समान नहीं होता है। अलग अलग स्तरों के बारे में हमने इसके माध्यम से जाना। अब आज हम इसके अंतिम जो भाग है अध्याय 7 का, भाग नंबर 3 है हमारा, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। हमने एक बार इसको पुनः याद भी कर लिया। अब इसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न करेंगे उसमें आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि पुनः स्मरण हो गया होगा आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा है 1। पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, ध्यान से आप सुनिए और साथ में आप नोट भी कर सकते हो। एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है? फेरी वाला कौन होता है? जो अपने ठेले को है ना ले जाते हुए विभिन्न कॉलोनियों में जाता है और अपने सामान, विभिन्न प्रकार के सामान बेचता है या सब्जी बेचता है। वो कौन होते हैं? फेरी वाले होते हैं, जो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। और जो स्थायी दुकानें होती है वो उन फेरी वालों से किस प्रकार से भिन्न होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। एक फेरी वाला दुकानदार से कई दृष्टि से भिन्न होता है। देखो कौन कौन सा? फेरी वाले की जो दुकान होती है वो अस्थायी होती है, और है ना, और साथ में जो उनकी जो दूसरी दुकानें होती है वो स्थायी दुकान होती है। इनकी दुकानें कैसी होती है? अस्थायी होती है, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। वे घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, जबकि दुकानदार अपनी एक निश्चित दुकान होती है और स्थायी होती है। वहीं हमेशा वो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी दिन सामान खरीद सकता है। तो अंतर आया प्रथम अंतर। दूसरे अंतर देखेंगे कि फेरी वाले अपने सामान को आवाज़ लगाकर बेचता है, जबकि दुकानदार अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगानी पड़ती है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब फेरी वाला आता है तो आवाज़ लगाते हुए जाता है कॉलोनी में, है ना, तब। लेकिन अपनी जहाँ स्थायी दुकानें होती है या मोहल्ले की दुकानें होती है वहाँ पर किसी प्रकार के कोई आवाज़ नहीं लगाते हैं। हम स्वयं ही जाते हैं और अपनी संबंधित जो भी आवश्यकता है उससे संबंधित सामान खरीद लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, फेरी वाले के पास जो दुकान में सामान बहुत कम होता है, जिसके कारण पूंजी भी कम लगती है। अब फेरी वाला क्या होता है? एक ठेले पर ही तो सभी सामान रखता है, उसी के माध्यम से फेरी लगाता है, तो बहुत ही कम सामान रखता है, तो पूंजी भी कम, सामान की कमी लगेगी। इसकी अपेक्षा दुकानदार के पास सामान अधिक होता है और पूंजी भी अधिक लगती है। तो इसके अंतर्गत हमने भी समझ लिया। फेरी वाला स्थानीय उत्पाद बेचता है, जबकि दुकानदार स्थानीय उत्पाद का सामान और ब्रांडेड दोनों तरह के सामान बेचता है। फेरी वाला तो क्या होता है? जो स्थानीय आसपास के इलाकों में जो सामान उत्पादन होता है या सब्जियां होती है, कुछ खाने पीने का सामान होता है ना, वो ही बेचता है।
लेकिन जो स्थायी दुकानें होती है वो ब्रांडेड कंपनियों के भी होते हैं और दूसरे कल कारखानों से लाने वाले सामान भी वहाँ लाकर बेचा जाता है। तो इस तरह से हम फेरी वाले और स्थायी दुकानों में अंतर को समझ पाए। तो चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न आप ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट करेंगे। अब हमने भाग 1 के अंतर्गत ही साप्ताहिक बाजार पढ़े और भाग 2 के अंतर्गत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पढ़े। दोनों का अंतर यहाँ पर स्पष्ट करना है आपको कि दोनों किस प्रकार से भिन्न है। खरीदारी में भिन्न है, पूंजी में भिन्न है, लाभ कमाने में भिन्न है, सभी प्रकार के क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता, ये सभी हम देखेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न के बाद में वहाँ पर ये ऐसी सारणी दी गई है प्रश्न के नीचे आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो देखो, पहले बाजार में कौन से हैं, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फिर बेचे जाने वाली वस्तुओं के प्रकार है कि कौन कौन सी वस्तुएं इनमें बेची जाती है, फिर वस्तुओं का मूल्य वहाँ पर कैसे मिलेगा, कम मिलेगा, अधिक मिलेगा, विक्रेता कौन से होते हैं और ग्राहक किस प्रकार के होते हैं। तो इन बाज़ारों की अलग अलग स्थिति का हम अध्ययन करने वाले हैं इस सारणी के अंतर्गत। अब हाँ, ये तो है आपके ऐसे जो किताब में छपी हुई है ना सारणी, वो है। अब इसके अंतर्गत उत्तर देखते हैं, उत्तर वाली सारणी देखते हैं हम कि बाज़ार कौन से होते हैं, 2 प्रकार के, साप्ताहिक बाज़ार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब जब साप्ताहिक बाज़ार में जो बेची जाने वाली वस्तुएं कौन सी होती है, स्थानीय उत्पाद की होती हैं और बिना ब्रांडेड सामान वाली चीज़ें यहाँ पर बेची जाती है। लेकिन मूल्य क्या होता है, यहाँ पे मूल्य है ना, कम मूल्य में भी सामान उपलब्ध हो जाता है। कहाँ पर, साप्ताहिक बाज़ारों में। और विक्रेता कौन होते हैं, छोटे और फुटकर व्यापारी यहाँ पर विक्रेता होते हैं। और जो खरीदार कौन होते हैं, निम्न व मध्यम आय वर्ग, मतलब निम्न गरीब लोग या मध्यम आय जिन लोगों की है ना, वो यहाँ से साप्ताहिक बाज़ारों से क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर बेची जाने वाली वस्तुएं उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांडेड सामान, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके उच्च गुणवत्ता वाले यहाँ पर सामान बेचे जाते हैं ब्रांडेड कंपनियों के। मूल्य कैसा होता है, यहाँ पर मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, साप्ताहिक बाज़ारों की अपेक्षा यहाँ पर मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। और विक्रेता कौन होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं। और जो खरीदार कौन होते हैं, उच्च आय वर्ग, मतलब अमीर लोग ही इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग वाले लोग यहाँ से सामान खरीदने में क्या रहते हैं, असमर्थ रहते हैं। तो हमने दोनों का अर्थ जान लिया, दोनों का अंतर जान लिया कि साप्ताहिक बाज़ार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो विभिन्न प्रकार के जो अंतर है वो इस प्रकार से हमारे को दिखाई दिए। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। स्पष्ट कीजिए कि बाज़ारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब हमने ये हमारे अध्याय के इसी 7वें अध्याय के भाग 2 के अंतर्गत हमने पढ़ा बाज़ार श्रृंखला। तो बाज़ार श्रृंखला कैसे बनती है हमने डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाया था। प्लास्टिक का कारखाने का उदाहरण लिया था कि किस प्रकार से प्लास्टिक के कारखाने से अनाज सामान कौन खरीदता है, फिर बड़ा व्यापारी थोक व्यापारी खरीदता है, उनसे छोटे व्यापारी खरीदते हैं, छोटे व्यापारी से खुदरा फुटकर व्यापारी खरीदते हैं, और अंत में उनसे कौन खरीदता है, हम उपभोक्ता उनसे सामान खरीदते हैं। तो इस प्रकार से क्या बनती है, एक बाज़ार की श्रृंखला बनती है। एक उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है, उत्पादक द्वारा वस्तुएं वितरक व थोक व्यापारियों को बेचा जाता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान थोक विक्रेताओं को न देकर वितरकों को देते हैं और वितरक के माध्यम से थोक विक्रेताओं के पास सामान पहुंचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को सामान बेचता है और खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं को स्थानीय ग्राहकों को बेचता है। अब इसमें भी वही बातें दी गई है, तो ये आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा के अंतर्गत भी आप इसका उत्तर दे सकते हो कि कोई भी सामान है ना, जब उत्पादक कोई कारखाना है या खेत है तो वहाँ से बड़े थोक व्यापारी उनसे सामान खरीदते हैं, फिर वो है ना जो बड़े थोक व्यापारी वितरकों को देते हैं। वितरकों से सामान कौन खरीदते हैं, तो छोटे फुटकर और खुदरा व्यापारी सामान खरीदते हैं। फिर उनसे सामान कौन खरीदता है, उनसे सामान हम उपभोक्ता खरीदते हैं। इस प्रकार से ये क्या होती है, एक बाज़ारों की श्रृंखला होती है। अब इनसे किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो इनके उद्देश्य भी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य इस बाज़ार श्रृंखला से पूरे होते हैं। तो इसके उद्देश्य है, उद्देश्य नंबर प्रथम कि उत्पादक के लिए सीधे ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता है। उत्पादक होता है या कोई कारखाना होता है, वो सीधे उपभोक्ता को सामान बेचना उसके लिए संभव नहीं है, तो ये बाज़ार श्रृंखला की उसको ज़रूरत पड़ती है। उसके माध्यम से वो थोक व्यापारी को सामान बेचता है, फिर ऐसे फुटकर व्यापारी को वहाँ से थोक व्यापारी से सामान खरीदना पड़ता है। इस प्रकार से बाज़ार श्रृंखला का यहाँ पर उद्देश्य होता है।
छोटे व्यवसायी एवं खुदरा विक्रेता उत्पादक का सारा सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उन्हें भी बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। अब जो छोटे व्यापारी होते हैं, खुदरा व्यापारी, वो पूरा सामान तो डायरेक्ट कारखाना या उत्पादक कारखाना से नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए उनको किसकी ज़रूरत रहती है? थोक व्यापारी से। तो इस तरह से यहाँ पर थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी को भी क्या होती है? बाजार की श्रृंखला की ज़रूरत होती है। बाजार श्रृंखला के कारण ही उत्पादक से उपभोक्ता तक आसानी से सामान उपलब्ध हो जाता है। अब बाजार श्रृंखला होती है तब आसानी से सभी को सामान उपलब्ध हो जाता है। तो ये निम्न उद्देश्य बाजार श्रृंखला से क्या हो रहे हैं? पूरे हो रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं हम कि सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। सभी लोग है ना जो बाज़ार में किसी भी दुकान पर जा सकते हैं, ये हमारे को हम संविधान ने अधिकार प्रदान किया है। किसी के साथ किसी भी बाज़ार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या आपके विचार में महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बात तो सत्य है कि जो महंगे उत्पाद की जो दुकानें हैं ना, वहाँ पर सभी प्रकार के लोग जा सकते हैं, लेकिन जा तो सकते हैं लेकिन ख़रीदने में क्या रहते हैं? असमर्थ रहते हैं। गरीब लोग, मध्यम आय वर्ग के लोग के वहाँ पर ख़रीदने में असमर्थ रहते हैं। जाने में तो जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। सब लोग बाज़ार में किसी भी दुकान पर जाने का अधिकार रखते हैं। यह बात महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में भी सत्य है, परंतु महंगे उत्पाद प्राय उच्च आय वर्ग वाले ही खरीद पाते हैं। गरीब लोग महंगे उत्पाद की दुकानों पर सामान नहीं खरीद पाते हैं। आगे ये वही बात जो मैंने आपको बताई, वो सिर्फ है ना कहाँ खरीदते हैं? गरीब लोग साप्ताहिक बाज़ार या मोहल्ले की दुकानों में सामान खरीद पाते हैं, इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं खरीद पाते हैं। वे साप्ताहिक बाज़ार, स्थानीय दुकान, फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। उदाहरण स्वरूप इसका उदाहरण भी लेते हैं हम कि उच्च आय वर्ग के लोग है ना ब्रांडेड सामान शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग वहाँ से सामान खरीदने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से समानता तो हमारे संविधान, हमारे कानून के अंतर्गत हमारे को है। हम सभी प्रकार की दुकानों में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को क्या देखने को मिला कि वहाँ सामान खरीदने में असमर्थ है, इसलिए लोग वहाँ जाते ही नहीं हैं। वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या मॉल में तो कौन जाते हैं? उच्च आय वर्ग वाले लोग जाते हैं। और साप्ताहिक बाज़ार या स्थानीय दुकानों में जो मध्यम आय वर्ग या गरीब लोग वहाँ पर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर देखने को मिला। अब है प्रश्न नंबर 5। बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या करेंगे। अब ये हमने कहाँ पढ़ा? भाग 2 के अंतर्गत ही पढ़ा। किस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ा था हमने? हर जगह बाजार। उसमें किस प्रकार से उदाहरण लिया है? इंटरनेट, फ़ोन के द्वारा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि हर जगह बाज़ार होने से है ना, जो बिना किसी बाज़ार में गए भी हम क्या कर सकते हैं? सामान खरीद सकते हैं। आज के वर्तमान युग में बाज़ार में जाए बिना भी सामान खरीदना और बेचना संभव हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझते हैं कि कोई उपभोक्ता है ना जो घर की आवश्यकता के लिए कुछ सामान खरीदना है, तो वो क्या करेगा? सूची तैयार करेगा और संबंधित दुकान पे फ़ोन करेगा और उनको कहेगा और मेल एड्रेस देगा, फ़ोन नंबर देगा और सूची देगा, सूची लिखवा देगा उनको या मेल कर देगा। फिर वो दुकानों की जो सामान है, वो दुकान है ना जो सामान को कहाँ भेज देती है? उसके घर पे भेज देते हैं। कोई भी उपभोक्ता अपने घर की आवश्यकता के लिए कुछ सामान खरीदना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले अपनी आवश्यक सामानों की सूची बना पाएगा। इसके बाद में वह नज़दीक ही डिपार्टमेंटल स्टोर को फ़ोन अथवा ईमेल द्वारा सामानों की सूची को नोट कराएगा और साथ ही उसे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और घर का पता बतलाएगा। हमने क्या देखा कि वो भाई सामानों की सूची तैयार करेगा और वो दुकान वाले को देगा फ़ोन से या ईमेल के माध्यम से, और साथ में अपने फ़ोन नंबर और घर का पता भी देगा। और फिर क्या कर दिया जाएगा? उसको दुकान में या बाज़ार में जाने की ज़रूरत कहाँ हुई? वो घर पर ही उसका सामान आ गया है। इसके साथ ही आजकल ऑनलाइन ख़रीदारी होती है। कई कंपनियों के प्लेटफार्म होते हैं जहां आप ऑनलाइन ऑर्डर कर कोई भी सामान घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसी प्रकार से हमने कहाँ उदाहरण लिया था? इसी भाग 2 के अंतर्गत उदाहरण लिया था कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे सामान मंगा सकता है, जैसे ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से। वहाँ ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत सारी है ना जो वो होती है, एक प्लेटफार्म होता है। वहाँ से आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कीमत की तुलना भी कर सकते हो
और अलग अलग प्लेटफार्म पर से आप डायरेक्ट विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ऑर्डर दे सकते हो। तो कुरियर के माध्यम से वो आपके घर पर क्या आ जाते हैं, वो संबंधित सामग्री आ जाती है। तो आपको किसी बाज़ार में जाने की ज़रूरत ही नहीं, और साथ में ऑनलाइन भी पेमेंट हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इनसे विभिन्न प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। तो हमको घर बैठे सामान मिल गया। यही क्या होते हैं, हर जगह बाज़ार, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे शब्द संकलन। क्या पढ़ेंगे, शब्द संकलन। अब जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न नहीं आया अपने कि साप्ताहिक बाज़ार किसे कहते हैं, तो यहाँ शब्द संकलन के आधार पर भी हम प्रश्न बना सकते हैं कि साप्ताहिक बाज़ार किसे कहते हैं, मॉल किसे कहते हैं। तो इस तरह से आपके ये शब्द संकलन भी आपके काम आएंगे प्रश्नों का उत्तर देने में। साप्ताहिक बाज़ार, जैसे कि ये हमने पहले इसके बारे में पढ़ लिया कि ये नियमित बाज़ार नहीं होते हैं और स्थायी भी नहीं होते हैं, ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन में लगते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। मॉल क्या होते हैं, ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बड़ी होती है जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक भी होते हैं। इन दुकानों में प्राय ब्रांडों वाले उत्पाद ही बिकते हैं। हमने मॉल के बारे में क्या पढ़ा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जो उसमें बहुत विभिन्न प्रकार की मंजिलें होती हैं, और वहाँ पर सभी प्रकार का सामान उन मंजिलों में मिलता है। और साथ में कौन सा सामान मिलता है, ब्रांडेड मिलता है। और वहाँ खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है, सिनेमा घर भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये मॉल होता है। फिर है थोक। थोक का मतलब होता है कि बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदना, उसे क्या कहते हैं, थोक कहते हैं। फिर है बाज़ारों की श्रृंखला। बाज़ारों की श्रृंखला के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, ये किस प्रकार से है ना, जो उत्पादक होता है वहाँ से थोक व्यापारी खरीदते हैं, फुटकर खुदरा व्यापारी खरीदते हैं, और अंत में उपभोक्ता खरीदते हैं। तो ये क्या होता है, बाज़ार श्रृंखला। ये एक बाज़ारों की श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे की कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पादक एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ार में पहुंचते हैं। उत्पाद है ना, जो एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ार में पहुंचते हैं, यही क्या होती है, बाज़ारों की श्रृंखला होती है। तो बच्चों, जो ये हमारा बाज़ार से संबंधित यूनिट है, इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट भाग में एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका अंतर्गत है एक कमीज़ की कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये हमारे आसपास का बाज़ार है, इसको आप आज प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी और स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी जो नेक्स्ट अध्याय है, अपना 8वां अध्याय एक कमीज़ की कहानी, उसके अंतर्गत मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।